अच्छा भाई, आज के इस लेक्चर में हम क्यू आर डिकम्पोजिशन पे अपनी बात करेंगे। और ये वो टॉपिक था जो कि हमारा एक रह गया था। मैंने कहा था कि लास्ट टॉपिक में आपको लेक्चर में अपलोड करके दूंगा। बेसिकली क्यू आर डिकम्पोजिशन जो है वो ग्रैम श्मिट प्रोसेस की एक एप्लीकेशन, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। और ये क्यू आर जो है ये दो वेक्टर्स हैं, क्यू और आर। और उन दो वेक्टर्स का ये दो मैट्रिसेस हैं क्यू और आर, और उन दो मैट्रिसेस के ये प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब क्यू आर डिकम्पोजिशन इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स क्यू एंड द मैट्रिक्स आर। ये क्यू और आर बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं। और ये इम्पॉर्टेंट मैट्रिसेस क्या हैं, इस पे हम अभी अपनी बात करेंगे। आपने जो ग्राम श्मिट प्रोसेस अप्लाई किया था, या ग्राम श्मिट प्रोसेस जो आपने सीखा था, उसमें आपने क्या सीखा था कि अगर आपके पास कोई सिंपल बेसिस वेक्टर्स है तो आप उसको किस तरह ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्राम श्मिट प्रोसेस इज बेसिकली द प्रोसेस फॉर कन्वर्जन or for transformation of basis vectors into orthonormal basis। और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कौन से वेक्टर्स होते हैं, कौन सा सेट होता है? एक ऐसा सेट जो कि बेसिस भी हो, बेसिस से मुराद स्पैनिंग सेट भी हो और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो, तो बेसिस होगा। और उस बेसिस में दो इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज लाई करेंगी। पहली क्वालिटी ये है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स आर बेसिकली ज़ीरो, तो वो ऑर्थोगोनैलिटी होगी। तो जितने भी वेक्टर्स होंगे, हर डिफरेंट वेक्टर्स का जो इनर प्रोडक्ट आता है वो ज़ीरो आता है। तो इस तरह सारे के सारे वेक्टर्स ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे, और वो जो सेट होगा बेसिस का वो ऑर्थोगोनल सेट कहलाएगा। तो इस तरह ये ऑर्थोगोनल बेसिस हो जाता है। तो ग्राम श्मिट प्रोसेस का जो बेसिकली काम होता है वो ये होता है कि वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट करने से पहले सिंपल बेसिस को ऑर्थोगोनल बेसिस में कन्वर्ट करता है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। और जब हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं तो नॉर्मलाइजिंग के नतीजे में हमें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मिल जाते हैं। तो इस तरह ग्राम श्मिट हमें दो स्टेप में सिंपल बेसिस को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन जो बेसिक आइडिया है ग्राम श्मिट प्रोसेस का वो हमने डिस्कस किया है। वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली सिंपल बेसिस को ऑर्थोगोनल बेसिस में कन्वर्ट करना है, सिंपल। क्यू आर डिकम्पोजिशन में जो दो इम्पॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं, एक इसमें है क्यू और दूसरा है आर। इसमें जो Q है ये बेसिकली ये वही ऑर्थो नॉर्मल बेसिस वेक्टर से जो कि ग्राम श्मिट से आता है, जो कि हमने डिस्कस किया था। सो Q इज बेसिकली व्हाट, दिस इज Q1, Q2, Q3। ठीक है। और आप याद करें कि आपने कैसे Q1, Q2, Q3 फाइंड आउट किया था। इससे पहले आपने ग्राम श्मिट का प्रोसेस अप्लाई किया था। V1 बराबर था U1 के, फर्स्ट स्टेप में V2 इक्वल था U2 माइनस दिस इज U2 V1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ V1 का स्क्वायर, और U2 V2 U2 V1, जस्ट इट इज़ V1, नॉट V2 की तरफ नहीं जाएगा, ये इतना ही रहता है। उसके थर्ड स्टेप में आते हैं V3 की तरफ। तो V3 इक्वल होता है U3 माइनस U3 V1, V1 अपॉन नॉर्म ऑफ V1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा U3 V2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ V2 का स्क्वायर। तो इस तरह एट दी एंड आप V1, V2, V3 फाइंड आउट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप नॉर्मलाइजिंग करते हैं। तो Q1 इक्वल होता है V1 अपॉन नॉर्म ऑफ V1 के, ये इसको हम नॉर्मलाइजिंग कह रहे थे, आपको पता होगा। ठीक है। इसी तरह Q2 इक्वल था V2 अपॉन नॉर्म ऑफ V2 के, और Q3 इक्वल था
V3 अपॉन नॉर्म ऑफ V3 के। तो बिला किसी तखसीस के फ़र्क के हम जो Q मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे वो बाय यूजिंग ग्राम श्मिट प्रोसेस फाइंड आउट करेंगे। तो ग्राम श्मिट प्रोसेस आपको वो मैट्रिक्स Q प्रोवाइड करेगा डायरेक्टली। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद या इस वीडियो को देखने से पहले आप ग्राम श्मिट प्रोसेस वाली वीडियो ज़रूर देखें, ताकि ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो इस तरह Q हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो Q बेसिकली क्या है? Q बेसिकली द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें Q1, Q2 और Q3 दे आर बेसिकली व्हाट? दे आर ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ है। तो Q को फाइंड आउट करना मुश्किल काम नहीं है, हमने सीखा है ग्राम श्मिट प्रोसेस में। तो वहाँ से आप देखिएगा Q को हम यहाँ पे ग्राम श्मिट अप्लाई करके, मैं आपको इन डिटेल नहीं बताऊंगा कि Q को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये आपने सीख लिया है। जनरल प्रोसेस का मैंने आपको आइडिया दे दिया है। ये पूरा जो है क्यू आर डिकम्पोजिशन में जो Q है, इस Q को फाइंड आउट हम इस मेथड से करते हैं, ठीक है भाई। तो ये बेसिकली सिंपल आइडिया है, और इस आइडिया को हम यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम यूज़ करके हम क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये बेसिकली क्यू आर डिकम्पोजिशन में क्यू है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट आर, व्हाट इज आर? सो आर इज बेसिकली व्हाट? आर इज एन n by n invertible matrix. R is an n by n invertible matrix. Invertible upper triangular matrix, not only matrix, it is invertible upper triangular matrix. इसका मतलब ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, और कौन सा ट्रायंगुलर? अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर आप जानते हैं जिसके डायगोनल के नीचे वाले तमाम के तमाम एलिमेंट जीरो होते हैं, वो अपर ट्रायंगुलर कहलाता है। उसके बरक्स लोअर ट्रायंगुलर कौन सा कहलाता है? डायगोनल मेंबर्स के जो ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो सारे के सारे जीरो तो वो लोअर ट्रायंगुलर कहलाता है। तो आर इन्वर्टिबल भी होगा, इन्वर्टिबल का मतलब उसका इन्वर्स पॉसिबल होगा, और अपर ट्रायंगुलर भी होगा। तो इस तरह आर होगा क्या? बेसिकली आर इज डिफाइंड एज U1 Q1 इनर प्रोडक्ट, U2 Q2, और ये जाएगा UN Q1 Q1। पहली रो में तमाम के हम Q1 होंगे, जीरो। अच्छा, ये हो जाएगा U2 Q2, देन UN Q2। दूसरी रो में तमाम Q2 रहेंगे, और इस तरह ये चलता रहेगा, और ये कहाँ तक के जाएगा? ज़ीरो, और तमाम ज़ीरो होंगे ज़ीरो, और चूँकि डायगोनल मेंबर्स के नीचे वाले मेंबर्स आपके पास क्या होंगे? ज़ीरो, तो ये UN QN हो जाएगा। तो ये मेन डायगोनल है आपका, ये है पूरा मेन डायगोनल, और इसके नीचे तमाम एलिमेंट आपके पास क्या होंगे? ओवरऑल या डॉट की जगह भी सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इस तरह आर जो है आपका लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नाउ हम इसके मुताबिक हम आर फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें यही है, आपको दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। एक तो Q पहले ग्राम श्मिट प्रोसेस से फाइंड आउट करना है, उसके बाद Q फाइंड होने के बाद आपको इस R को फाइंड आउट करना है।
और जब ये दोनों फाइंड आउट हो जाए तो देन आपने थ्योरम अप्लाई करना। वो थ्योरम है क्या? वो है इम्पॉर्टेंट थ्योरम या मेन थ्योरम, जिसे हम क्यू आर डिकम्पोजिशन का थ्योरम कहते हैं। कि वो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इफ ए is an m by n matrix with linearly independent column vectors, then A can be written, or A can be factored as A is equal to QR. So ये बेसिकली QR डिकम्पोजिशन का आइडिया है। क्यू आर डिकम्पोजिशन के आइडिया में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है कि आपको एक ऐसा मैट्रिक्स गिवन दिया जाएगा और उसे फैक्टराइज करने को दिया। जिस तरह आप किसी इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं, इसी तरह मैट्रिसेस को भी फैक्टराइज किया जाता है। और उसकी फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि हम किसी मैट्रिक्स को उसके दो डिफरेंट मैट्रिसेस के प्रोडक्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन वो कुछ एक स्पेशल मैट्रिसेस होते हैं। हर मैट्रिक्स के साथ ये काम नहीं होता। सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज डैट अगर ए आपका कोई एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके जो कॉलम्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंस का टेस्ट ये फुलफिल करेगा, यानी कि कॉलम टू कॉलम कोई भी एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं होगा। और जब कोई भी स्केलर मल्टीपल नहीं होगा कॉलम टू कॉलम, so they all are basically what linearly independent to each other. So A is an m by n matrix with linearly independent column vectors. Then A can be factored as A is equal to QR. तो फिर हम A को फैक्टराइज कर सकते हैं किसमें? A is equal to QR की फॉर्म में। तो A can be factored as A is equal to QR. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो आपको मैट्रिक्स से गिवन दिया जाएगा। उस मैट्रिक्स ए से आप सबसे पहले ग्राम श्मिट अप्लाई करेंगे और वहां से आप क्या निकालेंगे? क्यू। उसके बाद क्यू निकालने के बाद आप आर कैलकुलेट करेंगे। आर निकालने का फॉर्मूला आपको गिवन है। जब ये दोनों आ जाएंगे तो दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। क्यू को पहले रखना है, देन आर को बाद में रखना है। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लाजमी राइट साइड में जो इन दोनों के मल्टीपल का मैट्रिक्स आएगा दैट मस्ट बी ए। उसका ए आना ज़रूरी है। अगर वो ए नहीं आता है इसका मतलब यहाँ पे जो आपने काम किया है उसमें से या तो क्यू में कुछ गलती है तो आर में कुछ गलती है। तो अगर ऐसा हो जाए तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्यू आर डिकम्पोजिशन। तो ये बेसिकली आइडिया है कि आप किसी मैट्रिक्स को किस तरह दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के फॉर्म में डिकम्पोज कर सकते हैं। ये आइडिया हर जगह अप्लाई नहीं होता। हर मैट्रिक्स को हम इस तरह डिकम्पोज नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही तो फिर ऐसा काम हो सकता है। अदरवाइज डिकम्पोजिशन का फैक्टर हर जगह अप्लाई नहीं होता। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि हम एक तो ये है कि आइगन वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रोसेस से एक न्यू प्रोसेस जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन। तो वो क्यू आर डिकम्पोजिशन की ही एक फॉर्म होती है जिसमें आइगन वैल्यूज डिकम्पोजिशन प्रोसेस करने के बाद हम आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। लार्ज मैट्रिसेस के आइगन वैल्यूज को हम फाइंड आउट करते हैं। हमने अपनी क्लास में 3x3 मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करना जैसे सीखा था, लेकिन 4x4, 10x10, 100x100 जैसे अगर मैट्रिसेस हों तो उनके आइगन वैल्यूज को हम इस तरह की डिकम्पोजिशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट वे है। तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि हम क्यू आर डिकम्पोजिशन क्यों करते हैं। सो दैट बाय अप्लाइंग क्यू आर डिकम्पोजिशन वी शुड गेन eigenvalue decomposition, and through eigenvalue decomposition we could find the values of eigenvalues of large matrices.
ठीक है, लेट्स सी अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल आपको एक मैट्रिक्स दे रहे हैं और कह रहे हैं फाइंड क्यू आर decomposition of मैट्रिक्स ए, और वो मैट्रिक्स ए क्या है? 1 1 1 0 0 0 1। ये एक मैट्रिक्स है और दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, 3 by 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स, रोज भी 3 हैं और कॉलम भी 3 हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को डिकम्पोज करना है दो इम्पॉर्टेंट मैट्रिसेस के फॉर्म में, एक बनेगा क्यू और दूसरा बनेगा आर। तो क्यू तो आप डायरेक्टली ग्राम श्मिट अप्लाई करेंगे। ग्राम श्मिट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया था कैसे होगा। ठीक है, सोल्यूशन आपका वैसे ही होगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स से कंसीडर करना है। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स है ये ज़रूरी है कि इनके जितने भी कॉलम हैं इनको अगर वेक्टर्स की फॉर्म में हम लिखें, सो दे ऑल आर लीनियरली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है, आपने u1 लिया, इसको कॉलम वेक्टर बनाया 1 1 1, u2 आपने सपोज किया दूसरे कॉलम को 0 1 1, और u3 आपने सपोज किया तीसरे वेक्टर को 0 0 1। ठीक है भाई, सो दे ऑल आर लीनियरली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। नाउ इस u1 u2 u3 को आप यूज करेंगे और इससे आप v1 v2 और v3 निकाल लेंगे बाय यूजिंग ग्राम श्मिट प्रोसेस। ग्राम श्मिट प्रोसेस के तहत v1 इक्वल होता है u, v2 इक्वल होता है u2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ u2 v1, v1 ये रहा जो पहले आप फाइंड आउट कर चुके होंगे, नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर इनटू v1, जबकि v3 इक्वल होता है u3 माइनस u3 कॉमा v1 इंटू v1 नॉर्म ऑफ v1 स्क्वायर माइनस u3 कॉमा v2 इंटू v2 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ v2 स्क्वायर। तो ये बेसिकली इस तरह आप v1 v2 v3 बाय यूजिंग ग्राम श्मिट प्रोसेस, ग्राम श्मिट प्रोसेस ये आपने सीखा है फाइंड आउट करने में। इन शॉर्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब आप ग्राम श्मिट प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ये सारा प्रोसीजर करेंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट में मैट्रिसेस आएंगे v1 v2 v3, उनको उन मैट्रिसेस v1 आएगा आपके पास, उसका आप नॉर्म निकालेंगे v1 का। v1 पहले यहाँ से निकालेंगे, फिर उसका नॉर्म निकालेंगे। नॉर्म निकालना आप जानते हैं, नॉर्म कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर। अगर आपके पास वेक्टर है 1 2 3, इसका नॉर्म कैसे निकालेंगे आप? स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, ईच कंपोनेंट का स्क्वायर देन सम। तो इस तरह आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 1 + 4 + 9, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो नॉर्म ऑफ v1 आप इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह नॉर्म ऑफ v2 भी आप इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। तो v1 का नॉर्म आएगा, और जैसे ही v1 का नॉर्म आएगा तो v1 को आप v1 के नॉर्म से डिवाइड करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं नॉर्मलाइजिंग, और ये हमने ग्राम श्मिट में सीखा था। और ये जो नॉर्मलाइजिंग है v1 से, ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? q1। इस तरह आपका वेक्टर आएगा q1 पे। ठीक है, सिमिलरली v2 अपॉन नॉर्म ऑफ v2, ये आपको क्या देगा? q2। एंड v3 अपॉन नॉर्म ऑफ v3, ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? q3। तो इस तरह q1 q2 q3 आ जाएगा। जब q1 q2 q3 आ जाएगा तो आपका जो q आएगा, q आप जानते हैं q1 q2 q3 होता है, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह एट दिन आपका वो इम्पोर्टेंट क्यू आ जाएगा जिसे फाइंड आउट करना है।
तो इन शॉर्ट इस पूरे प्रोसीजर से जब हमारे पास Q आएगा वो क्या आएगा, वो मैं लिख देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा ग्राम श्मिट के तहत, और ग्राम श्मिट पूरा अप्लाई करना है। और जिस तरह मैंने आपको बताया है ईच एंड एवरीथिंग, Q1 Q2 Q3 कैसे फाइंड आउट करना है थ्रू नॉर्मलाइजिंग, और उसके बाद ग्राम श्मिट प्रोसेस के थ्रू जो आपके पास Q1 आएगा वो Q1 कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में होगा, 1√3, 1/√3, 1/√3, तीनों के तीनों कॉम्पोनेंट 1/√3। Q2 जो आपके पास आएगा -2/√6, 1/√6, 1/√6। Q3 जो आपके पास आएगा वो आएगा 0, -1/√2, 1/√2। तो इस तरह Q1 Q2 Q3 आप यूजिंग ग्राम श्मिट प्रोसेस एंड देन नॉर्मलाइजिंग फाइंड आउट करना, और देन आप बताएंगे कि व्हाट इज योर Q इज बेसिकली व्हाट Q, ये पहला कॉलम आ जाएगा 1/√3, 1/√3, 1/√3, -2/√6, 1/√6, 1/√6, 0, -1/√2 and 1/√2। तो ये आपको प्रोवाइड करेगा Q, कैपिटल Q, Q1 Q2 Q3। नाउ द इम्पॉर्टेंट वेक्टर इज R, अब उसे फाइंड आउट करना है। तो इस Q को हम जरा अलग से साइड में लिख लेते हैं ताकि ये हमें याद रहे कि Q क्या फाइंड आउट किया था। ये आपका क्या है Q है। तो इस तरह आप A से Q फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड R। R मैंने आपको बताया था कि R बेसिकली एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा और ये एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा। तो इस A3/3 में इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, U1 Q1, U2 Q1, U3 Q1। Q1 पहली रो में सेम रहेगा। इसी तरह 0 U2 Q2 एंड U3 Q2। सेकेंड रो में Q2 सेम रहेगा। 0 0 U3 Q3। एट द एंड ये आपके पास आपको R प्रोवाइड करेगा। अब इसमें इन सारे इनर प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना आपका काम है। देखें U1 ये है, U2 ये है, U3 ये है। बचा Q1 Q2 Q3 ये हमने
ग्राम श्मिट प्रोसेस के तहत फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे देखें, ये जो पहला कॉलम है ये Q1, ये दूसरा कॉलम है ये Q2 है, ये थर्ड कॉलम है Q3। तो हम यहाँ से भी Q1 Q2 Q3 ले सकते हैं, या जो हमने अलग से फाइंड आउट किया था वो आप डायरेक्टली उसे ही यूज कर सकते हैं। तो फाइंड आउट करने का भी क्या होता है, देखें, जब दो वेक्टर्स आपस में ऑर्डर पेयर फॉर्म में, ऑर्डर ट्रिपल फॉर्म में, मिसाल के तौर पे एक है A1 कॉमा A2 और दूसरा है B1 कॉमा B2, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में। तो इन दोनों का इनर प्रोडक्ट, एक के वेक्टर फॉर्म ए कह रहे हैं, दूसरे के वेक्टर फॉर्म बी कह रहे हैं, ए कॉमा बी का जो इनर प्रोडक्ट है वो इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का मल्टीपल देन सम होता है डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर ये ऑर्डर पेयर फॉर्म के बजाय आपके पास कॉलम वेक्टर में A1 A2 B1 B2, तो इनका जो इनर प्रोडक्ट है वो निकलेगा तो इसी तरह, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और बाय फॉर्मूला जो इनर प्रोडक्ट निकालता है ए कॉमा बी, और अगर दोनों के दोनों, ये ए है ये बी है, कॉलम वेक्टर्स हों, तो पहला वेक्टर फर्स्ट वेक्टर का ट्रांसपोज लेते हैं और सेकंड वेक्टर का एज इट इज लेते हैं, या फिर सेकंड का ट्रांसपोज लें और फर्स्ट वेक्टर को ऐसे एज इट इज लेते हैं। दोनों सूरतों में, चाहे ये लें या ये लें, आपके पास जो रिजल्ट आएगा इनर प्रोडक्ट का इन दोनों का सेम है। तो ये ट्रांसपोज देन मल्टीप्लाई ये कब करते हैं, जब दोनों के दोनों वेक्टर्स कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके यही केस है, क्यू भी कॉलम वेक्टर की फॉर्म में, यू भी कॉलम वेक्टर की फॉर्म में। तो यू और क्यू का चूंकि आपको इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो U1 Q1। ठीक है, तो आप U1 का ट्रांसपोज लेंगे पहले वेक्टर, जैसे कि ए का ट्रांसपोज लिया था, तो ये हो जाएगा 1 1 1, ये U1 है ना, इसका ट्रांसपोज ले लिया। उसके बाद Q1 एज इट इज रहेगा, इसका ट्रांसपोज नहीं लेंगे। Q1 क्या है आपके पास, ये है 1/√3, 1/√3, 1/√। तो पहला प्रोसेस तो ये हो जाएगा। उसके बाद करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना, डेरिवेट करना। भाई 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और सॉरी, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और एट द एंड सबको हम ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 1, ये स्टार वाला, ये मल्टीप्लाई होगा 1/√3 प्लस 1 × 1/√3 प्लस 1 × 1/√3। तो इस तरह एट द एंड आपके पास जो है ये इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा। देन इसको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना, ये 1/√3 प्लस 1/√3 प्लस 1/√3, और इनको ऐड करें तो ये 3/√3 आ जाएगा। तो ये आपका Q1 U1 3/√3 आ जाएगा। तो आप चाहें तो इसे अलग से लिख लें यहाँ पे, ताकि जब आप मैट्रिसेस बनाएं तो ये फैक्टर जो है आपके काम में आ जाए। सो तो फैक्टर याद रखिएगा। तो आपके पास U1 Q1 क्या आया है भाई, 3/√3। सिमिलरली आप क्या फाइंड आउट करेंगे, U2 Q1, इसी तरह होगा। यहाँ पे U1 के बजाय U2 की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है, U2 है 0 1 1, 0 1 1 का ट्रांसपोज लें, तो 0 1 1 का ट्रांसपोज लेने पे जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 1 1 रहेगा, ये 0 हो गया, ये 1 1 रहा। बाकी चूंकि Q1 है तो Q1 सेम यही रहेगा। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 के बजाय 0 आ जाएगा, 0 से इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, और देन आपके पास क्या बचेगा, आपके √2/√3 बचेगा।
तो इस तरह एट द एंड आपके पास जो U2Q1 आएगा 2/√3, U2Q1 2/√3। सिमिलरली बाकी सारे इसको 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 और इसको एज इट इज इसी तरह आपने फाइंड आउट करना है। तो चूंकि मेरे पास कैलकुलेटेड है ये, तो डायरेक्टली मैं लिख ले रहा हूँ, आप एक एक करके इसे कैलकुलेट कीजिएगा। और प्रोसीजर मैंने बता दिया है, पहले वाले का ट्रांसपोज लेंगे, दूसरे वाले का एज इट इज रखेंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो देन आप जब U2Q1 निकाल लेंगे तो U3Q1 निकालेंगे, ये तीसरा वाला फैक्टर। तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 1/√3। U2Q2 आपके पास क्या आएगा? 2/√6। U3Q2 आपके पास आएगा 1/√6 और U3Q3 आपके पास आएगा 1/√2। इस तरह ये 6 के 6 फैक्टर्स जो कि यहाँ इसमें है वो आप फाइंड आउट कर लें। नाउ जब इन सारे फैक्टर्स को आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आपके पास आर फाइंड आउट हो जाएगा। और वो कैसे? दैट इज आर इज बेसिकली व्हाट, हर एक फैक्टर की जगह उसकी वैल्यू, U1Q1 की वैल्यू क्या आई थी? 3/√3। ठीक है भाई। U2Q1 क्या आया था? 2/√3। U3Q1 क्या आया था? 1/√3। ठीक है, यहाँ आया था आपके पास 0। U2Q2 आपके पास क्या है? 2/√6। और U3Q2 आपके पास क्या है? U3Q2 1/√6। ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, और U3Q3 है 1/√2। तो एट दी एंड इस तरह R आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। अब ये R और ये रहा आपका Q, जो Q आपने फाइंड आउट किया था ये, और ये जो R आपका है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखो और ये चेक करना है कि क्या आपके पास इन दोनों का मल्टीपल एक इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो Q/R, पहले Q लिखना है। Q क्या है? 1/√3। 1/√3, 1/√3 minus 2/√6, 1/√6, 1/√6, 0 minus 1/√2, 1/√2। ठीक है भाई, तो ये आपके पास आ गया Q। और देन R आपने इसी तरह यहाँ पे साइड में लिख लेना। सो इस R को जब आप लिखेंगे यहाँ पे, R है आपका ये। सो बजाय में लिखने के इसको हम अगर यहाँ से यहाँ उठा लेंगे तो बात बन जाएगी। क्या होगा देखेंगे। ठीक है भाई, तो ये आपका एट दी एंड Q/R। अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक करना है और इनको मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या ये ए मैट्रिक्स आ रहा है नहीं।
ऑब्वियस है, लाजमी है, आना चाहिए। अगर नहीं आया तो इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो आप ये चेक करेंगे तो लाजमी क्यू आर का जो मल्टीपल है वो यहाँ पे जो आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जिस तरह मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आएगा 1 1 1 0 1 1 0 0। So at the end you will claim that QR is equal to A or A is equal to QR। So इस तरह एक मैट्रिक्स को हम डिकम्पोज कर सकते हैं इनके दो इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स में। तो ये बेसिकली आइडिया है डिकम्पोजिशन का, जिसे हम क्यू आर डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसी से हम आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन भी फाइंड आउट करते हैं। तो आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन ही बेसिकली हासिल है, इसका एक कंक्लूजन है जो कि हमें क्यू आर डिकम्पोजिशन से फाइंड आउट करना है। तो ये जस्ट एक इम्पॉर्टेंट क्यू आर डिकम्पोजिशन का एक फैक्टर था जो कि हमने फाइंड आउट करना सीखा। तो आप किसी भी मैट्रिक्स पे जिसके कॉलम्स जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, जैसे कि यहाँ पे ए में, तो आप उसको इस तरह के क्यू और इस तरह के आर में डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दिस क्लास।